हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन मैथ्स के बारे में। पटवार के अंदर से जो PYQ हैं उनका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। 2021 और 2015 में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनका अपन विश्लेषण देखेंगे साथियों। तो आज का पहला सवाल आ जाता है। पहला सवाल आपके पास में दे रखा है कि पहली 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है साथियों, वर्गों का औसत आ जाता है। तो अपन बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, n प्राकृत या फिर n प्राकृतिक संख्याओं का, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत अगर आपसे निकाला पूछा जाए तो आप क्या करोगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n+1 आ जाता है और 2n+1 आ जाता है। ठीक है साथियों, अपॉन अपन लिख सकते हैं 6n लिख सकते हैं। यहाँ पर जो n की वैल्यू है साथियों वो 6 आपके पास में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास में जो आएगा, पहले में 7 आ जाएगा और दूसरे वाले में 13 आ जाएगा। अपॉन का आ जाता है 6, क्योंकि n से n उधर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 13×91/6 आ जाता है। तो आपका यहाँ पर मान निकल कर आएगा 15.16। कितना आएगा साथियों, 15.16। यही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या 2.5:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 420 है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। पहले आपने क्या किया कि माना सिक्के की संख्या किस प्रकार से आप लिख सकते हो। जैसे जो राशियो दे रखा है उसको 2:5 दे दिया गया, दूसरा 3 दे दिया गया और चौथा 4 आपने लिख दिया। और इनको अब किस प्रकार से लिख सकते हो साथियों, जैसे 2:5 प्लस का 3 अपॉन का 2 और इधर आ जाता है कितना, 4 अपॉन का 4 आ जाता है। इजिकल तो आपके पास में वैल्यू दे रखी है कितनी, 420 दे रखी है साथियों। जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कितना आ जाता है, यहाँ पर 4 आ जाता है। 4 लेने के बाद में जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इधर 10 बचता है और 10 के बाद में इधर 6 बचता है, और इधर बात करें तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और वो 4 नीचे वाला था उसको मल्टीप्लाई इधर चला जाता है, तो ये 4 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात करें साथियों, जब x की वैल्यू आप इधर ऐड करते हो ना तो 20x हो जाता है। कितना होता है, 20x, और उधर कितना हो जाता है, 420 × 4 होता है। ठीक है, यहाँ पर जब x की वैल्यू निकालोगे ना तो आपके पास में कितना आएगा, 84 आ जाता है। ठीक है, 84 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर 50 पैसों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो जो ऊपर कितना रेशियो दे रखा है उससे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 84। तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो 252 आएगी साथियों। कितनी आएगी, 252। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया हो, तो पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा। किस प्रकार से बढ़ेगा, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपके पास में जो दे रखा है ना, बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है, या फिर बेलनाकार पात्र के बारे में बात करें, बेलनाकार पात्र की जो रेडियस है वो आ जाती है 4 सेंटीमीटर। और उधर बात करें दूसरा जो गोला है उसके बारे में बात करें तो कौन सा जाता है, इधर जो गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या यहाँ पर कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी आर है, याद रखना। इसको अपन मान सकते हो या फिर तो कैपिटल आर मान लो और इसको स्मॉल आर मान लो। अब क्या करेंगे, एक तरफ आप बेलनाकार पात्र का या फिर बेलनाकार जो पात्र है ना उसका आयतन ले लो, या फिर अपन आयतन 1 मान देते हैं उसको, और इजिकल टू आयतन 2 दे दो। आयतन 2 क्या हो जाता है, गोले का अपन मान सकते हैं। फॉर्मूला बात करें बेलनाकार पात्र, तो बेलनाकार पात्र का जो आयतन होता है वो होता है πr² h होता है।
इधर गोले का जो आयतन होता है उसको 4/3 और पाई आर की क्यूब होता है। इसके अंदर से जो स्तर बढ़ेगा वो एच बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ये एच बढ़ेगा। यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है। आर के बारे में बात करें तो कितना है अपने पास में? 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो और एच आपको निकालनी है, तो एच को यहाँ पर वैसा का वैसा पुट कर दो। 4/3 वैसा का वैसा है और आर के बारे में बात करें तो 3 की क्यूब आ जाती है। तो यहाँ पर जो एच की वैल्यू निकलेगा ना साथियों, वो आ जाती है कितनी? यहाँ पर आएगी 36/16 आएगी और ये कट जाएगा किससे? 4 से कट जाएगा, तो 4 बटा यहाँ पर आ जाता है कितना? 9/4 सेंटीमीटर। ये ही आपका आंसर आ जाता है। 9/4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है और अपनी आय के 12.5% की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? तो परसेंटेज के हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। 12.5% आपको दे रखा है। 12.5% का मतलब होता है 1/8 भाग होता है। कितना होता है? 1/8 भाग होता है। इसके अंदर से वो कितनी बचाता है उसके बारे में बात करें तो उसकी जो बचत खर्च है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। ये तो उसका टोटल आ जाता है, ये उसकी खर्च आ जाती है। तो खर्च के अंदर से 7 यूनिट बचती हैं। कितनी बचती हैं? 7 यूनिट बचती हैं। और 7 यूनिट किसके बराबर हैं? 875 के बराबर हैं। ठीक है। और जब 1 यूनिट का आप मान निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा? 875 में जब आप 7 का भाग दोगे ना तो 125 आपके पास में बचेगा। और टोटल पूछा गया है तो 125 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 1000 रुपये आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है। इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में इसकी दुगुनी होगी? कुछ नहीं करना, एकदम बेसिक से करना है। वैसे देखा जाए तो मान लिया आपने, माना जो प्रिंसिपल है फिर मूलधन है वो आपने पी मान लिया। ठीक है। और वो उसका मिश्र धन है या फिर जो अमाउंट है वो 3p हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि 3 गुना हो रहा है। यहाँ पर ब्याज बात करें साथियों तो कितना जाता है? तो 3p के अंदर से p घटा दोगे तो कितना आएगा? 2p आएगा। कितना आएगा? 2p आएगा। अब रेट का सूत्र आप जानते हो, क्या जानते हो? ब्याज गुणा 100 अपॉन का कितना जाता है? मूलधन गुणा समय आ जाता है। ये आप फॉर्मूला जानते हो। यहाँ पर जब दर निकल कर आएगी ना साथियों वो आ जाती है 2p। तो वैसे आपका ब्याज आया, 100 वैसा का वैसा है, मूलधन आपने p माना था, समय है वो कितना आ जाता है साथियों? यहाँ पर दे रखा है, एग्जामिनर ने 20 दे रखा है। ठीक है। तो r के बारे में बात करें साथियों वो 10% आपके यहाँ पर निकल कर आ जाती। अब यहाँ तक कितना समझ में आ गया? आगे बताया कि इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में इसका दुगुना हो जाएगा। मान लिया कि t वर्ष है, उस t वर्ष के अंदर से वो दुगुना होता है। कितना होता है? दुगुना होता है। ठीक है। तो क्या होगा? जो ब्याज होगा ना साथियों वो किस प्रकार से यहाँ पर आप निकाल सकते हो? 2p माइनस का p निकाल सकते हो, तो आपके पास में जो ब्याज आएगा वो p आ जाएगा। समय की आपको गणना करनी है। समय की गणना करोगे तो ब्याज आपके पास में p है और 100 आ जाता है बटे p आ जाता है। समय और जो या फिर रेट आपने निकाली है कितनी है? 10 निकाली है। यहाँ p से p कट जाएगा और 10 से ये 0 कट जाएगा और आपके पास में जो आंसर आएगा वो 10 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 10 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि चक्रवर्ती ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगुनी होती है तो राशि 4 गुना होगी। कितने वर्ष में होगी उसके बारे में पूछा गया है। अब आपने क्या किया? माना मूलधन, आपने मूलधन क्या मान लिया? x मान लिया गया। समय कितना माना आपने? n मान लिया गया। ठीक है। और धनराशि है वो दुगुनी हो जाती है। आप a के बराबर क्या जानते हो? फिर अमाउंट है, फिर मिश्र धन के बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो? p इंटू 1 प्लस का r/100 इंटू n जानते हो। ठीक है। इसमें जो चीज़ें बोली गई है सेम अपने को अप्लाई करनी है। यहाँ पर आपके पास में कितना आ गया? 2x आ गया। बताया गया कि दोगुना हो जाती है। ठीक है। और x p की वैल्यू है वो x मानी आपने, 1 प्लस r की जो वैल्यू है वो r रहने दो, अपॉन का n आ जाता है।
यहाँ जब आप काटोगे इसको, यहाँ से अक्स कैंसिल हो जाएगा, ये लो काट दिया है यहाँ पर अक्स से अक्स, तो आपके पास में 2 बराबर 1 प्लस का आर अपॉन का 100 इंटू एन बच जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। आगे बंदा बोल रहा है कि तो राशि 4 गुना हो जाती है, तो हो जाने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर 2 अक्स मान रहे थे वहाँ पर क्या मान लिया जाता है, 4 अक्स मान लिया गया। 4 अक्स बराबर का अक्स सेम अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है, आर बटे, और समय आपने क्या माना, टी माना, तो ये टी मान लिया। और यहाँ से जब ये अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा साथियों, ये लो अक्स से अक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास में जो इक्वेशन बनकर आएगी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस का आर बटा 100, यहाँ बाद में पावर आ जाती है टी। इसको इक्वेशन नंबर आपने 2 मान लिया गया। अब समीकरण 1 और 2 के बारे में आप जब कंपैरिजन करते हो तो आपके पास में 2 कंपैरिजन किस प्रकार से आता है, 1 प्लस का आर बटा 100 आता है, और यहाँ पर आ जाता है 2n, और इधर आ जाता है साथियों 1 प्लस का आर बटा 100 इंटू टी आ जाता है। और यही पूछा गया है कि कितने समय में हो जाएगी, तो वो टी इज इक्वल टू आपको याद रखना 2n वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगी, तो यही आपका आंसर आ जाता है 2n वर्षों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 kg है, तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले बात करते हैं छड़ की लंबाई। छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई कितनी है साथियों, यहाँ पर दे रखी है, कितनी है, 45 सेंटीमीटर दे रखी है, 45 मीटर दे रखी है, सॉरी 45 मीटर दे रखी है। और छड़ का जो वज़न है वो कितना दे रखा है, 171 दे रखा है। अगर 1 मीटर की बात की जाए, 1 मीटर, तो 1 मीटर के अंदर से कितना निकालोगे, 171 में आप भाग दे दोगे 45 का, तो आपके पास में 1 मीटर का जो वज़न आएगा वो 3.8 kg आएगा। कितना आएगा, 3.8 kg आएगा। और बाद में बोला गया कि उसी तरह की 12 मीटर से पूछा गया है, तो 1 मीटर में इतना है तो 12 में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 45.6 kg आएगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 रुपये में मोबाइल फ़ोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होता। पहले आपने क्या देखा, आपको यहाँ पर दे रखा है एसपी, बोले तो सेलिंग प्राइस दे रखी है, कितने में बेचा उस बंदे ने, 13,560 रुपये में वो बेच रहा है। और वो छूट कितनी दे रहा है, वो छूट के बारे में बात करें तो 12% छूट दे। तो एमआरपी का किस प्रकार से निकालोगे, एमआरपी का 88%, कितना साथियों, 88% आ जाता है, 13,560 रुपये आपको यहाँ पर बताया गया है। अगर 100%, यहाँ पर बोलता है कि कोई छूट नहीं देता है, तो 100% बराबर आपके पास में कितना आ जाता है, 13,560 गुणा 100 बट्टे आ जाता है 88। तो जो एमआरपी निकल कर आएगी वो कितनी आएगी साथियों, 15,409 रुपये निकल कर आएगी। अब बात करें कितना, एसपी कितना है आपके पास में, 13,560 रुपये यहाँ पर दिया गया है। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है सीपी। सीपी के बारे में बात करें तो 13,560 आ गया, मल्टीप्लाई 100 आ जाता है। और कितने परसेंट बता रखा है यहाँ पर, 21%, 21.8% का लाभ कमा रहा है, मतलब कि 121.8 आ रहा है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा यहाँ पर सीपी का 11,133 रुपये आएगा। अब एमआरपी के बारे में बात करते हैं। देखो लाभ परसेंटेज के हिसाब से तो 15,409 के अंदर से आप क्या घटा दोगे, 409 में से आप घटा दो 11,133 रुपये घटा दो, आपके पास में जो आएगा लाभ आएगा वो आएगा 4,276 रुपये आएगा। कितना आएगा साथियों, 4,276 रुपये आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसका लाभ परसेंटेज आपको निकालना है, तो कितना आ जाता है साथियों, 4,276 तो था ही, और ये 11,133 मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाता है। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 38.4%। कितना आएगा, 38.4%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा डी वाला। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों।
नेक्स्ट सवाल आ जाता है, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ परसेंटेज आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर 10 सीपी आपको बताया गया है, मतलब कि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस बराबर कितना है, 7 की सेलिंग प्राइस के बराबर आपको बताया गया है। तो इसको किस प्रकार से, सीपी बटा एसपी बराबर रहता है 7/10, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। अब प्रॉफिट परसेंटेज है उसके बारे में बात करें या फिर लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज के बारे में बात करें तो लाभ गुणा 100 आ जाता है अपॉन का सीपी आ जाता है। लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पर 3 का हो रहा है साथियों, 100 आ गया। सीपी कितना है आपका, 7 आ जाता है। सीपी कितना आ गया, 7 आ गया। अब जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाता है साथियों, लगभग 42 सही 6/7% आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पर डी वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट तो सरल सा सवाल है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि इसके बारे में गणना करनी है। इसको आप खुद करके देखना, नहीं आए तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। कितने का है, 23 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। मान ली कि आयत की जो लंबाई L है, चौड़ाई आपकी B मान ली जाती है। अब L माइनस B का जो डिफरेंस है वो साथियों कितना है, 23 आपके पास में दिया गया है। परिमाप के बारे में बात करें, परिमाप कितना दे रखा है, 206 मीटर आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B और बराबर का 206 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करोगे, देखो L + B निकालोगे ना तो यहाँ पर कितना जाता है, 103 आ जाता है, क्योंकि आगे जाकर इसमें भाग दोगे तो ये इसका आधा हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको आप 2 मान लो। इक्वेशन 1 और 2 के अंदर से जब आप इसका कंपैरिजन करते हो ना साथियों, तो यहाँ पर L की जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 63। ठीक है, और B की जो निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना L की जगह, तो B का जो वैल्यू आएगी वो 40 सेंटीमीटर आएगी, 40 मीटर आएगी, सॉरी। ठीक है, 40 मीटर। L और B की वैल्यू आपके पास में आ। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो L × B आप इसका क्षेत्रफल जानते हो, 63 × 40 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2520 मीटर वर्ग मीटर, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया जाता है। नए आयत का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो सबसे पहले बात करें तो L के अंदर से कितना है, 10% का इसमें वृद्धि हो रही है, तो इसको मैं प्लस से बता रहा हूँ। दूसरा बात करें चौड़ाई के अंदर से, तो चौड़ाई है वो 10% की कमी हो रही है, तो इसको मैं 10% माइनस से बता रहा हूँ। परिवर्तन परसेंटेज आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला क्या लगाओगे साथियों, यहाँ पर बात करते हैं, देखो +-A +-B +-AB अपॉन का 100 आ जाता है और परसेंटेज आ जाता है। तो इसके अंदर से L और B वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज के बारे में बात करें तो 10 आ जाता है, माइनस का 10 आ जाता है और माइनस का 10 × 10 आ जाता है, क्योंकि माइनस का साइन अपने साथ में लेकर आया। तो इसको जब घटाओगे ना साथियों तो आपके पास में 1% आएगा, और 1% आएगा वो भी नेगेटिव का आता है। और नेगेटिव से क्या तात्पर्य होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि जो नया क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल है वो 1% घटा है। तो कौन सा आ जाता है साथियों इसका अंदर, 1% यहाँ पर घट जाता है, घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है कि यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है, उसी राशि 10 रुपये में 5 केले अधिक खरीदे जाते हैं, एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी। अब मान लिया आपने उसको अक्स मान लिया, क्या माना, अक्स माना। अब केले की कुल संख्या आपको निकालनी है, तो कुल 10 रुपये में कितना जाता है साथियों, यहाँ पर 10/x आ जाता है। नई कीमत जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, x का माइनस का 20/100 × x आ जाएगा। तो आपके पास में जब इसको सोल्व करते हो इसके बराबर आ जाता है कितना साथियों, यहाँ पर आ जाता है 80x/100
बराबर जब इसको काटते हो तो 4/5 अक्स आ जाता है। इसी को अपन सोल्व कर रहे हैं, इसी चीज़ को, ये वाला यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 4/5 अक्स आपके पास में। अब बात करते हैं कि 10 रुपये में केले की जो नई संख्या है ना, फिर केलों को जो नई संख्या उसके बारे में बात करते हैं। तो 10/4 अक्स बटा 5 आ जाती है, और 5 ऊपर चला जाता है तो 25 या फिर 50 बटा यहाँ पर 4 अक्स हो जाता है। इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पर आ जाता है 25/2 अक्स आ जाता है। माइनस का अब इसमें घटा दो कितना, 10/अक्स को, तो आपके पास में वैल्यू आ जाती है 5 रुपये। कितनी आ गई, 5, जो यहाँ पर दे रखी है। ये 5 केले अधिक खरीदे गए हैं। बाद में बात करें साथियों, यहाँ पर 10 अक्स बराबर कितना आ गया, 5, और जब अक्स की वैल्यू निकालोगे ना साथियों, वो आएगी 1/2। कितनी आएगी, 1/2 आपके पास में जाती है, क्योंकि इसको 5/10 आप लिखते हो तब, तो 50 पैसे यहाँ पर लिखे जाते हैं। ये आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है टाइम एंड वर्क का सवाल है वैसे देखा जाए तो, और ये इसके अंदर से क्या दे रखा है कि 10 पुरुष एक कार्य को के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष और 6 महिलाएं उठाती हैं तो कार्य पूर्ण करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले बात करें, जो चीज़ें दे रखी है अपन उसी के बारे में बात करते हैं। 10 मैन आ गई, 10 मैन इंटू 10 आ गया, मतलब कि 10 आदमी और 10 दिन में पूरा करते हैं। दूसरा बात करें तो 12 जो फीमेल हैं वो कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में कर रही हैं। यहाँ पर जो चीज़ बोली गई अपन उसी के बारे में लिखा है, तो m बटे क्या लिखोगे, m/f लिखोगे ना साथियों, तो ये 12/10 आ जाएगा, मतलब कि 6/5 आ जाएगा। इतना आपने किया। अब कुल कार्य बात करते हैं, कुल काम कितना लिखोगे, 10m इंटू 10 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 6 निकाली है। ठीक है साथियों, तो कितना आ गया, 10 गुणा 6 गुणा 10 आ गया, तो लगभग 600 आपके पास में कुल काम आ जाता है। अब क्या होता है कि 15 पुरुष और 6 महिलाएं कि एक दिन का जो कुल काम होता है वो कितना होगा। 15 मैन हैं और 6 फीमेल हैं, इनका जो कुल काम होगा उसी के बारे में अपन बात करते हैं साथियों। एक दिन का काम है, एक दिन के काम के बारे में बात करें तो 15 गुणा m की आपके पास में वैल्यू कितनी है, 6 आ जाती है, और f की वैल्यू आपके पास में 5 आ जाती है। तो ये 90 और कितना आ जाता है, 90 और 30 120 आ जाता है। कितना आ गया, 120 कुल काम आ जाता है एक दिन का। और आपके पास में जो पूरा काम है वो 600 है, तो 600/120 आप इसको यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो 5 डेज आएगी। कितनी आएगी, 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं ABCDE का जो औसत है वो 52 है, तो B तथा E का गुणनफल कितना होगा। तो 5 जो क्रमागत संख्याएं हैं वो किस प्रकार से मानी जाती है, जैसे x आ गई, x प्लस का 2 आ गया, और साथ में ही x प्लस का कौन सा लिखोगे, x प्लस का 4 आ गया, x प्लस का 6 आ गया, और x प्लस का 8 आ गया। ये 5 क्या हो जाती हैं, सम क्रमागत संख्याएं हो जाती हैं। इनका जो औसत है वो 52 दिया गया है। तो यहाँ पर x प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 4, ठीक है, और दूसरा बात करें तो आ जाता है प्लस का x प्लस का 6 प्लस का x प्लस का 8 दे रखा है, और अपॉन में आ जाता है यहाँ पर 5, और इनका जो एवरेज दे रखा है वो 52 दे रखा है। जब इनको अपन x को इधर लिखते हैं तो आपके पास में 5x प्लस का कितना आ जाता है, 20 आ जाता है, और इसको 52 को मल्टीप्लाई करते हो 5 से तो 260 आ जाता है। तो 5x बराबर आपके पास में कितना आ गया, 260, माइनस का कितना कर दोगे साथियों, 20 कर दोगे, तो आपके पास में जाता है 240। जब 240 आपने कर दिया यहाँ पर साथियों, तो x की जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पास में आएगी 48। अब इससे पूछा गया कि दूसरी और पांचवी कौन कौन सी, दूसरी मतलब यह बी वाली आ जाती है, और ये वाली आ जाती है। एक तो ये आ गई, और दूसरी बात करें तो एक ये आ जाती है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आपके पास में 48 आई ना, उसको यहाँ पर रखते हैं, तो एक का तो 50 आ जाता है और दूसरे वाले का 56 आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो टोटल आपके पास में आ जाता है, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2800 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट सवाल आ जाता है, यदि ए बी सी आयत के घनाभ का आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s है, तब 1/v इसके बराबर है। तो किसके बराबर होगा? सीधी सी बात करें, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन है वो किस प्रकार से लिख सकते हो? v बराबर a गुणा b गुणा c आपने यहाँ पर लिखा, तो या फिर अपन बोल सकते हो ए बी सी आपने यहाँ पर लिख दिया। अब बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा साथियों? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन किस प्रकार से करेंगे? S इजिकल टू टू यहाँ पर पहले आ जाता है ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया? S में V का भाग दे दो, S में V का भाग आपने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब क्या किया? यहाँ पर जो वैल्यू S की आपने निकाली थी 2 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, यह आपने निकाला और V की वैल्यू आपने ए बी सी निकाली थी साथियों। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करते हो इस वाले टर्म को, तो इसके अंदर से S बटा क्या जाता है? S बटा V आ गया। 2 तो वैसा का वैसा है, और यहाँ पर 1 बटा क्या बचा? 1 बटा C बचा, क्योंकि इससे कट गया। दूसरा 1 बटा B बचा, यहाँ पर B बच गया, B भी कट गया, तो यहाँ पर बचा A। और तीसरे वाले में बात करें तो 1 बटा क्या बचा गया? यहाँ पर 1 बटा B बचेगा। और इस S को आप क्या करोगे साथियों? यहाँ पर इस S को यहाँ पर रख दो, तो 1 बटा V इजिकल टू 2 बटे S 1 प्लस यहाँ पर 1 बटा A प्लस का 1 बटा B प्लस का 1 बटा C आ जाता है। ये आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर C वाला। ठीक है साथियों, ये वाला वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।